छोटे, आज हम लोग गॉस एलिमिनेशन मेथड और रिलैक्सेशन मेथड इस दोनों का थ्योरी कंप्लीट करेंगे। और शायद आपको पता होगा, मैं आपको क्वेश्चन बैंक दिखाता हूँ। आपके क्वेश्चन बैंक में आपको स्पष्ट क्लियर हो जाएगा कि दोनों में से कोई एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। जैसे यहाँ पर गॉस एलिमिनेशन मेथड है, आपको दिख रहा होगा हर साल इस दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, और दिखाता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पर है ना रिलैक्सेशन मेथड, आप इस तरह देख सकते हो छोटे, बेहद इम्पोर्टेंट है। इस दोनों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आना बनता भी है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है इसलिए। और कहाँ है, देखो यहाँ पर है ना गॉस एलिमिनेशन मेथड। इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो आप देख लेना। ठीक है, चलो जी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ला 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 ला। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन और है जिसको आप कंप्लीट कर सकते हो, बट इस दोनों क्वेश्चन को कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। एक और जैकोबी का थ्योरी है, उसको भी कंप्लीट करना है। अच्छा, पहले हम इस दोनों क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस द मेथड ऑफ रिलैक्सेशन मेथड, इसको कंप्लीट करेंगे। चलो हम फटाफट से क्वेश्चन उतार लेते हैं, उसके बाद इस थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। चलो जी, इस थ्योरी को हम लोग अब कंप्लीट करेंगे। हम लोग अपने थ्योरी को उतार लिए हैं, डिस्कस रिलैक्सेशन मेथड। अच्छा, आप मुझे ये बताओगे रिलैक्सेशन मेथड पर अभी तक हम लोग के पास 3 या 4 इक्वेशन दिया हुआ होता था, और उसको हम लोग डेट इज उस इक्वेशन के लिए हम लोग जो है एक्स का वैल्यू निकाला करते थे, एक्स वाई और जेड का वैल्यू। तो हम लोग एक सवाल और थ्योरी साथ साथ लेके बनाएंगे। जस्ट लाइक हमारे पास कोई इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन को ध्यानपूर्वक देखना। 9x - y + 2z = 9। सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है x + 10y - 2z = 15। अगेन थर्ड इक्वेशन दिया हुआ है 2x - 2y - 13z = 17। तो आप यहाँ ध्यान से देखोगे, रिलैक्सेशन मेथड की थ्योरी में भी हम लोग कुछ मान लेंगे एक्स वाई जेड के फॉर्म में। हाँ जी, चलो फटाफट से हम लोग रिलैक्सेशन मेथड के लिए इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। जिस तरह यहाँ पर एक्स वाई जेड है, इसी तरह इसके भी इक्वेशन में एक्स होगा, फिर अगेन वाई होगा, फिर अगेन जेड होगा। दैट्स क्लियर। और इक्वल टू कुछ जस्ट लाइक d1 d2 d3 इस तरह का आपका होगा। अगेन तीनों इक्वेशन में वेरिएबल सेम रहेगा एक्स वाई जेड, कॉफिशिएंट अलग अलग होगा, जो कि हम लोग तुरंत अभी कॉफिशिएंट भी लिखेंगे। ठीक है जी, ध्यान से समझना है आपको। अब सबके लिए कॉफिशिएंट लिखना है, तो पहला इक्वेशन के लिए ए बी सी के रूप में हम लोग कॉफिशिएंट लिखेंगे ABC, बट सब में ABC लिखेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 एंड A3 B3 और C3 हम लोग इक्वेशन लिख लिए। अब हम लोग पता है हम लोग को कि रिलैक्सेशन मेथड के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम लोग 4 चीज़ को ध्यान में रखते थे। पहला चीज़, हमारा सारा नज़र डायगोनल के ऊपर होता था ना। हम लोग अपना सारा ध्यान कहाँ रखते थे, डायगोनल के ऊपर। अच्छा, वो मैं बताऊंगा डायगोनल के आधार पर मैंने क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करना बताया था, उस आधार पर हम लोग थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। सेकंड, हम लोग रेसिड्यूल्स पर ध्यान देते थे, रेसिड्यूल्स। अगर आपने क्वेश्चन बनाया होगा तो आपको पता होगा ये सारा चीज़। एंड थर्ड, हम लोग जो है ऑपरेशन टेबल। और फोर्थ तो आपको पता ही होगा छोटे, हाँ जी, कौन सा था, प्रोसीड्यूर टेबल। हाँ जी, चलो इस चारों को बेस मानते हुए हम लोग थ्योरी और सवाल दोनों में एक जैसा रूल लाना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग को इक्वेशन दिया हुआ रहने के बाद हम लोग ये चेक करते थे कि हम लोग का जो डायगोनल होगा, जस्ट लाइक डायगोनल क्या, इसके कोफिशिएंट से जो भी मैट्रिक्स तैयार होगा, देखो इसके कोफिशिएंट से क्या तैयार होगा, 9 - 1 2 एंड 1 10 - 2 2 -2 -13। इससे जो भी आपका मैट्रिक्स तैयार हुआ, इसमें जो भी मेरा डायगोनल है वो अपने अगल बगल के सम से ज़्यादा होगा। जस्ट लाइक ये 9 1 और 2 के सम से ज़्यादा है, इसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं लेना। ठीक है, ये 10 1 और 2 के सम से ज़्यादा है, एंड ये 13 2 और 2 के सम से ज़्यादा है। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तभी हम लोग को रिलैक्सेशन मेथड लगाना है। उसी तरह यहाँ पर कॉफिशिएंट क्या क्या है, A1 है B1 है C1 है, A2 है B2 है C2 है एंड A3 है B3 है और C3 है। तो आराम से जो इसका जो डायगोनल जो है अपने आसपास के एलिमेंट के सम से ग्रेटर होगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं वेयर, बोलो हम लोग क्या लिखेंगे छोटे, हम लोग लिख सकते हैं ये A1
किससे ग्रेटर है, B1 और C1 के सम से, बट वो मोड वैल्यू होना चाहिए। अगेन ये B2 जो है ये ग्रेटर होगा A2 और C2 के सम से, हाँ जी बहुत अच्छे। अगेन ये C3 मेरा ग्रेटर होगा A3 और B3 के सम से। यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं ना। इसका मतलब अगर ये सेटिस्फाई है तो ये जो मैट्रिक्स बना है, कहाँ से ये मैट्रिक्स बनाए हम लोग, इसके कॉफिशिएंट से मैट्रिक्स बना है। इसका मतलब ये जो कॉफिशिएंट मैट्रिक्स है ये डायगोनली जो है डोमिनेंट हो रहा है, ये आपको डायगोनली जो है ये सेटिस्फाई हो रहा है कि हाँ जी इसका डायगोनल जो है अपने आसपास के एलिमेंट के सम से ज़्यादा है। तो यहाँ लिख सकते हो सिंस द कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज डायगोनली डोमिनेंट। जब ऐसा हो जाएगा उसके बाद हम लोग रिलैक्सेशन मेथड लगाएंगे और सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चन को। ठीक है, हम लोग का डायगोनल सेटिस्फाई हो गया। मेरा सेकंड स्टेप क्या था, रेसिड्यूल्स देखना था हम लोग को। हाँ जी छोटे, मैंने जो बताया था उसको याद करो। मैंने क्या बताया था, डायगोनल के बाद हम लोग को रेसिड्यूल से देखना है। तो सिंपल सा हम लोग रेसिड्यूल्स कैसे निकालते थे, इस फंक्शन में D1 को सब्ट्रैक्ट करते थे। उसी तरह सिमिलरली जो यही वर्क करना, इसमें D2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें D3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा रेसिड्यूल्स निकल जाएगा। इसका मतलब जो भी रेसिड्यूल्स होगा उसको हम लोग R1 R2 R3 ये मान लेंगे। तो लिखो लेट द रेसिड्यूल्स क्या रेसिड्यूल्स मानना है, R1 R2 R3 इस प्रकार मानना है कि R1 किसके बराबर होगा, इस पूरे में D1 को घटाना है। तो बोलो छोटे क्या क्या है वहां पर, है ना। चलो इसमें क्या घटाएंगे, D1 घटाएंगे। सेम यही प्रक्रिया छोटे आपको सब में करना है। ये तो हो जाएगा छोटे आपसे ना। अब बताओ इसके बाद क्या करेंगे छोटे, अगर आपको याद होगा तो सोचो इसके बाद क्या करना है। मैंने आपको स्टेप में इसके बाद क्या बताया हुआ है, ध्यान से समझो मैंने क्या बताया होगा। इसके बाद हम लोग ऑपरेशन टेबल पर विचार विमर्श करेंगे। ठीक है, अच्छा एक बार मैं रिवीजन कराता हूँ। ऑपरेशन टेबल में हम लोग किस प्रकार का टेबल बनाते थे, अगर आपको याद होगा तो और अच्छी बात है। हम लोग क्या करते थे, इस तरह का टेबल बनाते थे। हाँ जी, इसमें x y z इसमें चेंज आता था। इसमें क्या आता था, चेंज लाते थे R1 R2 R3। चेंज को हम लोग डेल x डेल y डेल z से भी दिखा सकते हैं, तो परेशान मत होना। और R1 में चेंज हो रहा है, इसको हम डेल R1 डेल R2 डेल R3 इससे भी दिखा सकते हैं। फिर जब हम डेल दिखाएंगे तो ये चेंज नहीं लिखना है, लिख भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसका मतलब हुआ कि वहाँ पर आपको पता होगा कि हम लोग सिंपल सा, मैंने आपको समझाया था कि इसको जो है 1 1 1 करके 0 0 0 0 कर देना था। लेकिन ऐसा क्यों करते थे, इसके पीछे का रीजन वो मैंने आपको नहीं समझाया था। वो इस थ्योरी में आपको भली भांति समझ में आएगा। समझ में आया। और वहाँ पर हम लोग इसमें क्या करते थे कि मैंने आपको वहाँ पर सिंपल सा बता दिया था कि भाई देखो जो भी ये है इसको कॉलम वाइज लिख लेना है। डैट इज A1 B1 C1 A2 B2 C2 इस तरह जो है इसको जो है आपको कॉलम वाइज लिखना है। इस तरह मैंने आपको वहाँ पर समझाया था। लेकिन ऐसा क्यों लिखते हैं ये चीज़ आपको इस थ्योरी में क्लियर होने वाला है। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर 1 का मतलब क्या हुआ, x में हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं 1, बट y और z को 0 रख रहे हैं, कांस्टेंट ही रख रहे हैं। चलो इस चीज़ को हम लोग लिखते हैं, तब जा करके हम लोग ऑपरेशन टेबल लिखेंगे। चलो जी क्या करना है हमको, x में 1 इंक्रीमेंट करना है। नाउ बोलो इफ x में क्या करेंगे, 1 को हम लोग इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज्ड बाय 1। x में 1 क्या किए, इंक्रीज किए, बट y और z को क्या करना है, कांस्टेंट बनाए रखना है, 0 बनाए रखना है। बट कीपिंग y एंड z कांस्टेंट। दैट्स क्लियर छोटे, एनी प्रॉब्लम। तो ये करने से क्या होगा, यहाँ पर आप 1 पुट करो तो A1 बचा सिर्फ। हाँ जी, यहाँ पर तो 1 इंक्रीज कर रहे हैं ना, x तो रहेगा, x में और 1 इंक्रीज करना है तो A1 में क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा छोटे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से समझना, एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ। x को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं 1, तो जहाँ x है वहाँ पर x + 1 कर देना, बाकी सबको सेम लिख लेना है छोटे। जो जैसे है उसको वैसे हम लोग उतार लेंगे। ठीक है जी, चलिए इसका कोई वैल्यू, दैट इज इसको हम लोग R1 डैश मान लेते हैं। ठीक, कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है, पहले R1 था लेकिन जैसे ही इंक्रीमेंट हुआ तो कुछ अदर वैल्यू आएगा, इसको हम लोग R1 डैश मान लिए। चलो इसका मतलब हो गया कि R1 डैश बराबर हो जाएगा, इसको अलग अलग मल्टीप्लाई करो, A1x + A1 + B1y
प्लस C1Z माइनस D1। अच्छा देखो R1 में क्या था, A1X था तो यहाँ A1X है, B1Y था तो यहाँ B1Y है, यहाँ C1Z था C1Z है और माइनस D1 भी है। इस सब को एक ग्रुप में लेते आओ। समझ में आ रहा होगा छोटे, ऐसा करने का हम लोग का क्या लक्ष्य है, हम लोग यहाँ पर क्या लाना चाहते हैं, ये भी आपके दिमाग में हलचल स्टार्ट हो गया होगा। बताओ क्या लाना चाहते हैं हम लोग। इसके जगह पर हम लोग R1 लिखेंगे तो R1 डैश R1 के बराबर हो गया, बट उसमें A1 इंक्रीमेंट हो रहा है, समझ रहे हो। A1 का क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ। डैट इज यहाँ पर जो R1 में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, A1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इसलिए हम लोग डेल R1 की जगह पर A1 लिखते थे और डेल X की जगह पर 1 लिखते थे। एक बार मैं फिर से कहता हूँ, जब हम लोग X में 1 इंक्रीमेंट किए, 1 को इंक्रीज किए, तो X में 1 इंक्रीमेंट करने पर R1 में कितना का चेंज आया, तो R1 में मेरा A1 का चेंज आया, इसलिए हम लोग यहाँ पर A1 लिखे थे। बातें समझ में आई। इसी तरह हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं। सिमिलरली हम लोग R2 में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है ये भी निकाल सकते हैं। वहाँ तो मेरा A2 होगा, हाँ जी। R3 में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, A3 होगा। अब निकालेंगे नहीं हम लोग, बस एक बार निकाल लिए, आपको समझ में आ गया। अब सीधा हम लोग ऑपरेशन टेबल लिखेंगे, ठीक। तो हम लोग सिमिलरली लिख लेते हैं क्या क्या इफेक्ट पड़ा रेसिड्यूल्स पर। हाँ जी, आपको ध्यान से देखना है कि रेसिड्यूल्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, बस इसको समझना है आपको। ना जी, रेसिड्यूल्स पे आपको दिख रहा है क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है। इसको हम लोग कैन बी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैन बी किसके रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक टेबल के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाय द टेबल, जो कि हम नीचे दिखाते हैं एज बिलो। चलो जी, हमने क्या लिखा कि हम लोग रेसिड्यूल्स को, ये एक साथ है, रेसिड्यूल्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसको किस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हम लोग टेबल नीचे बनाएंगे। सिंपल सा जो मैंने बताया था वहां पे आपको ऑपरेशन टेबल इस टाइप का यहाँ पर बना देना। चलो जी, हम लोग ऑपरेशन टेबल बनाते हैं। हाँ जी, ऑपरेशन टेबल, ऑपरेशन टेबल बन गया क्या। ला 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 ला, इतना तो खटाल हमने वहां पर भी नहीं बनाया था छोटे ना। चलो कोई नहीं, इसमें चेंज आ रहा है, किसमें चेंज आ रहा है, एक्स वाई और जेड में चेंज ला रहे हैं। R1 R2 R3 में भी चेंज ला रहे हैं। आपका इच्छा है तो डेल लगाओ, वरना नहीं भी लगाओगे चलेगा, हम लगा देते हैं। चलो लगा दिए। अब देखो एक्स वाई और जेड में बारी बारी से इंक्रीमेंट कर रहे थे। हाँ जी, अच्छा ये सारा कुछ तो पता हो गया आपको, मैंने भी तुरंत यहाँ समझाया। अगेन डेल R1 डेल R2 डेल R3, सिंपल सा हम इस चीज़ को लिख लेते हैं। आपको समझ में आ गया ये कैसे हुआ है, बस मेरा वही लक्ष्य था कि आपको बस समझाना था, बाकी तो आप इसको लिख लोगे। चलो जी लिख लिए हम लोग। अब यहाँ पर ये पहला रो है तो यहाँ R1 लिख देते हैं, ये दूसरा रो है तो यहाँ R2, ये तीसरा रो है तो यहाँ R3। ये क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन कर लिए। चलो जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। उसके बाद हम लोग का चौथा स्टेप होता था, हम लोग प्रोसीड्यूर टेबल बनाते थे। बट वो कब बनाते थे, उसमें जो है हम लोग जो भी हमारा रेसिड्यूल्स था उसको 0 के करीब लेके जाते थे। तो जो मेरा x में इंक्रीमेंट हुआ, y में इंक्रीमेंट हुआ, z में इंक्रीमेंट हुआ, उस सब का सम मेरा x का वैल्यू होता था। अगर आपने वो सवाल देखा है तो आपको भली भांति समझ में आ रहा होगा। हाँ जी, तो प्रोसीड्यूर टेबल तो यहाँ नहीं बनाएंगे, बिकॉज हमारे पास कोई फाइनाइट रेसिड्यूल्स नहीं है, ठीक है। तो आराम से हम लोग यहाँ सिर्फ डिफाइन कर लेंगे। इसके आगे हम लोग क्या क्या करने वाले थे वो सिर्फ हम लोग यहाँ लैंग्वेज के आधार पर लिख देंगे। तो हम लोग पहले लिखेंगे हम लोग स्टार्ट कैसे करते थे। हम लोग स्टार्ट करते थे कि इनिशियल लेते थे x = 0, y = 0, z = 0, इसी को लिखेंगे। अगेन फॉर इनिशियल रेसिड्यूल क्या करते थे, लेट अस एज्यूम x = 0, y = 0, z = 0। उस कंडीशन में हम लोग प्राप्त करते थे कि R1 का वैल्यू किसके बराबर होगा, -t1 के बराबर, बिकॉज ये सब 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो R1 का वैल्यू -t1, R2 का -t2 और R3 का -t3। तो यहाँ लिखो R1 = -t1, R2 = -d2 एंड R3 = -t3। तो हम लोग चारों स्टेप को कंप्लीट कर लिए। इसके अलावा और कुछ आप लिख सकते हो कि प्रोसीड्यूर टेबल में हम लोग क्या क्या करते थे, बस उस चीज़ को लिख लेते हैं। ऑन लिखना था तो 1 लिख दिया, ऑन प्रोसीड्यूर टेबल।
प्रोसीड्यूर टेबल। तो हम लोग अपने प्रोसीड्यूर टेबल में क्या क्या करते थे उस चीज़ को लैंग्वेज के आधार पर लिख देना है। तो हम लोग प्रत्येक स्टेप में जो भी रेसिड्यूल्स का प्रत्येक स्टेप में हम लोग क्या करते थे, उसमें से जो सबसे ग्रेटर होता था उसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो ग्रेटर होता था, जो लार्जेस्ट होता था, उसको सिलेक्ट करते थे। तो लिखना होगा एट ईच स्टेप। हाँ, क्या करते थे, न्यूमेरिकली जो लार्जेस्ट होता था उसमें, जो भी न्यूमेरिकली लार्जेस्ट होता था उसमें हम लोग क्या करते थे, क्या न्यूमेरिकली लार्जेस्ट होता था, रेसिड्यूल्स। अरे ये सब आप लिख सकते हो, DUALS रेसिड्यूल्स, उसको हम लोग रेड्यूस करते थे, इज रेड्यूस्ड ऑलमोस्ट जीरो, रेड्यूस्ड ऑलमोस्ट क्या करते थे, जीरो के करीब लेके जाते थे। हाँ जी, ये काम हम लोग प्रोसीड्यूर टेबल में किया करते थे। और इस कंडीशन में, इन द केस या इन केस, इस कंडीशन में अगर सारा रेसिड्यूल्स जीरो के करीब हो जाता था, ऑल द रेसिड्यूल्स, सारा रेसिड्यूल्स जीरो के करीब होता था, हैव बीन रेड्यूस्ड टू ऑलमोस्ट जीरो, तब जा करके देन हम लोग किस प्रकार एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालते थे, सारे एक्स में इंक्रीमेंट को सम करते थे। देन वी कैन फाइंड द वेरिएबल एक्स वाई जेड, इस तीनों को हम लोग फाइंड करते थे। एक्स बराबर क्या करके, जितना भी इंक्रीमेंट था एक्स में सबको जोड़ करके, और वाई का वैल्यू फाइंड करते थे, सारे वाई में जितना इंक्रीमेंट हुआ सबको ऐड करके। अगेन जेड का वैल्यू भी हम लोग इसी प्रकार ज्ञात करते थे। बस यहाँ तक करना है, आपका हो गया रिलैक्सेशन मेथड कंप्लीट। चलो हम लोग अब क्या है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं क्वेश्चन बैंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलैक्सेशन मेथड हो गया हम लोग का। अब हम लोग को देखना है हाँ, गॉस एलिमिनेशन मेथड, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो जी, गॉस एलिमिनेशन मेथड कहाँ गया, पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं फटाफट से। ठीक है, चलो जी, डिस्कस द गॉस एलिमिनेशन मेथड। इसमें हम लोग को किस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ होता था, पहले क्वेश्चन लिखेंगे, जैसे जैसे सवाल हम लोग बनाते हैं उसी तरह हम लोग इसका थ्योरी भी कंप्लीट कर रहे हैं। तो अगर आपको सवाल बनाने आता है तो थ्योरी भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हम लोग को सवाल में 3-4 इक्वेशन दिया हुआ होता था, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। दैट इज, हम लोग अभी तक किस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करते थे। जस्ट लाइक एक क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन बैंक से दिखाता हूँ। हाँ जी, क्वेश्चन बैंक से एक क्वेश्चन में दिखाता हूँ जो कि इसी रिलैक्सेशन नहीं, कौन सा है क्वेश्चन, यहाँ है देखो। गॉस एलिमिनेशन मेथड से अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ, 5x minus y minus 2z equal to 142, again x minus 3y minus z equal to minus 30 and 2x minus y minus 3z equal to 5। अगर ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है, ये सिस्टम दिया हुआ है आपको, और बोला जाए कि गॉस एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कीजिए, तो क्या आपको लगता है कि 3 टर्म ही हो सकता है गॉस एलिमिनेशन मेथड के लिए? नहीं, आपका मन, आप जितना टर्म ले सकते हो, दैट इज एक्स वाई जेड, इसके अलावा भी जितना ले सकते हो, एन टर्म तक आप ले सकते हो, एन वेरिएबल इसको मैं कहूँगा, एन वेरिएबल आप ले सकते हो। सबका सॉल्यूशन गॉस एलिमिनेशन मेथड से होगा। उसको अच्छे से व्यक्त करने के लिए हम लोग जो है इसको x1, x2, x3 से करते करते हम लोग xn वेरिएबल लेंगे। एनी प्रॉब्लम? तो फटाफट से हम लोग xn वेरिएबल ले लेते हैं। तो क्या होगा, बोलो मेरे साथ, इक्वेशन किस प्रकार का होगा। यहाँ पर हम लोग पहले लिख लेंगे कि हम अभी क्या जाने, गॉस एलिमिनेशन मेथड से हम लोग n वेरिएबल है ना, x y z ये वेरिएबल है, इससे हम लोग n वेरिएबल को सॉल्व करते हैं। अब आपके मन में होगा कि भैया क्या इसमें 3 इक्वेशन ही हो सकता है? कोई ज़रूरी नहीं है, हम लोग जितना इक्वेशन ले सकते हैं, n इक्वेशन, जितना इक्वेशन आप ले सकते हो, जितना वेरिएबल ले सकते हो, ये सबको सॉल्व करता है। तो इसी चीज़ को हम लोग पहले लिख लेते हैं कि बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड, इसमें हम लोग किस तरह का इक्वेशन सॉल्व करते हैं। वी कैन सॉल्व द सिस्टम ऑफ n इक्वेशन एंड n वेरिएबल्स। ठीक है, एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ। बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड वी कैन सॉल्व द सिस्टम ऑफ, ये सिस्टम है एक तरह से, ठीक है ना, इसमें 3 इक्वेशन है, इसी में एक ऐसा सिस्टम होगा जिसमें n इक्वेशन होगा जो कि n वेरिएबल्स के साथ होगा। तो वी कैन सॉल्व द सिस्टम ऑफ n इक्वेशन विथ
एन वेरिएबल्स। हाँ जी, चलो आगे हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा इक्वेशन कंसिडर करेंगे जिसमें एन इक्वेशन होगा और एन वेरिएबल होगा। तो लेट अस कंसिडर द, हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। क्या कंसिडर करेंगे, हम लोग कंसिडर करेंगे जिसमें एन इक्वेशन होगा विथ एन वेरिएबल्स के साथ। तो यहाँ लिखो कंसिडर द एन लीनियर इक्वेशन, एन लीनियर इक्वेशन विथ एन वेरिएबल्स, विथ एन। चलो जी, अब ऐसा इक्वेशन हम लोग लिखेंगे जस्ट लाइक इसको आधार बना करके। इसमें एक्स वाई जेड है तो हम लोग क्या क्या लेंगे, हम लोग लेंगे इसमें x1 रहे, फिर x2 रहे, फिर x3 रहे, इसी तरह का टर्म चलेगा। बट कहाँ तक जाएगा, हम लोग का xn तक जाएगा। इक्वल टू 142 है तो वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा जस्ट लाइक a1 b1 c1 कुछ भी ले सकते हो। तो हम लोग क्या ले लें, हम लोग b1 ले लेते हैं। ठीक है, b1 ले लिए, आप कुछ भी ले सकते हो, p1 t1 c1 जो लेना आप ले सकते हो। अगेन इसी तरह का एन इक्वेशन लेना है, तो ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हुआ। इसी तरह का सेकेंड इक्वेशन, वेरिएबल तो सेम रहेगा, वेरिएबल तो अलग अलग नहीं होगा ना छोटे, वेरिएबल जो जैसे है वैसे होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये दूसरा इक्वेशन हुआ। इसी तरह का मेरा तीसरा इक्वेशन। और हमको कितना इक्वेशन लेना है छोटे, बोलो, हम लोग को एन इक्वेशन लेना है। तो डॉट 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 डॉट, फिर से डॉट 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 डॉट, सिंपल सा हम लोग अपने एन इक्वेशन की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं। ये क्या हो रहा है छोटे, चल कहाँ जा रहे हैं हम लोग, एन इक्वेशन की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। हाँ जी, चलो एन इक्वेशन की तरफ प्रस्थान कर लिए, लेकिन इसका हम लोग कॉफिशिएंट भी लिखेंगे ना, इसमें कॉफिशिएंट लिखना है। तो कॉफिशिएंट लिखने का थोड़ा अलग अंदाज होगा, ऐसा नहीं आप 5 है तो 5 लिख देंगे, नहीं। अब कितना ABCD आप लिखोगे, हम लोग कुछ ट्रिक यूज करेंगे। क्या, जैसे ये मेरा पहला रो है, इस पहले रो के लिए जो A लिखेंगे A1 A1 A1, सिर्फ पहला रो है इसलिए हम लोग A1 लगा रहे हैं। ये दूसरा रो है तो A2 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 A2, ये तीसरा रो है तो A3 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 A3, ये nवां रो है तो AN 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 AN। अब ये कॉलम होगा तो ये पहला कॉलम तो 1 1 1 1, दूसरा कॉलम तो 2 2 2 2, ये तीसरा कॉलम तो 3 3 3 3। अगेन ये आपका nवां कॉलम है तो n n n और n। ये हमारा सिस्टम तैयार हो गया। इस सिस्टम को हम लोग इक्वेशन कुछ मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। चलो जी, हम लोग का सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। अब इस सिस्टम में हम लोग जो बनाते थे, तरीका याद करो, हम लोग पहले जो हमको इक्वेशन दिया हुआ होता था उसको सिंपल सा हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। किस फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, मैट्रिक्स के फॉर्म में। सेकंड मेरा काम था कि हमको जो है आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिखना होता था। हाँ जी, और तीसरा काम होता था जो भी हमारा मैट्रिक्स है इसमें जो है हम लोग इसको 0 इसको 0 और इसको 0, बस ये काम करते थे। हम लोग का रिजल्ट आ जाता था गॉस एलिमिनेशन मेथड से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमको इक्वेशन दिया हुआ है इसको हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। डैट इज जो हमारा कॉफिशिएंट है इससे हम लोग कॉफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे और इसका नाम रख देंगे A। तो इसी चीज को हम लोग पहले करेंगे, मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ लिखो द सिस्टम फर्स्ट इज इक्विवेलेंट टू AX इक्वल टू B। जो ये सिस्टम फर्स्ट है ये किसके इक्विवेलेंट है, AX इक्वल टू B के इक्विवेलेंट है। जहां पर ये मैंने पहले मान लिया, कोई नहीं, आप बाद में भी लिख सकते हो इक्वेशन मानने के बाद A इक्वल टू B इक्वल टू, अच्छा रहने तो ऐसे भी ठीक है। तो A इक्वल टू क्या होगा, इसमें क्या क्या मैट्रिक्स के अंदर आएगा तो उसको लिखना है। तो जितना भी है इसके ऊपर जितना भी है A वाला है ना, जितना भी टर्म, ये सब टर्म लिखना है X वाले टर्म को छोड़ करके। तो सिंपल सा पहला रो है तो क्या करेंगे A1 A1 A1, इसी तरह का ये टर्म चलेगा और AN तक जाएगा। सॉरी AN तक नहीं, पहले रो में सब A1 रहेगा, सेकेंड रो में A2 रहेगा। हाँ जी, ध्यान से देख लो हम लोग कैसे बना रहे हैं। A2 हो गया, थर्ड रो में A3 होगा और इसी तरह आपका ये टर्म चलेगा और nवां टर्म तक जाएगा और लास्ट में AN जाएगा इस तरह। हाँ जी, AN हो गया। बस फिर हम लोग कॉलम में लिखना है, कॉलम में 1 1, बस इसी में जो समय लगे छोटे, ज़्यादा समय नहीं लगने वाला इसमें, ठीक है। 3 3 3 3 और ये क्या हो गया n n n n। चलो ये A मान लिए। इसी तरह हम लोग एंड B इक्वल टू क्या होगा, आराम से B क्या है मेरा, ये वाला टर्म है B1, फिर क्या है B2, फिर क्या है, देखो ध्यान से देखो B3
इसी तरह ये टर्म चलेगा, कहाँ तक जाएगा, bn तक जाएगा। और इसी तरह हम लोग x वाले टर्म को भी लिखेंगे। सब में देखो x1 है, x2 है, x3 है, कहाँ तक गया है, xn तक गया है। तो हम लोग xn वाले डेट इज x टर्म को मान लेते हैं। कहाँ पर लिख ले हम लोग, बस यहीं पर लिख लेते हैं। x बराबर क्या है, आप नीचे लिख लेना। x बराबर हम लोग का हो गया, बोलो छोटे, x1 है, x2 है, x3 है, इसी तरह ये टर्म चलेगा, xn तक जाएगा। बस पहला काम मेरा कंप्लीट। हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिए। अब हम लोग आर्गुमेंट मैट्रिक्स लिखेंगे। आर्गुमेंट मैट्रिक्स A और B का लिखेंगे। आर्गुमेंट मैट्रिक्स हुआ क्या, जस्ट लाइक अगर A में समझना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह का एलिमेंट है, B में 10 11 12 इस तरह का एलिमेंट है। जब हम लोग आर्गुमेंट मैट्रिक्स दो तरीके से लिखते हैं, इस तरह भी आर्गुमेंट मैट्रिक्स लिख सकते हो और इस तरह भी आप आर्गुमेंट मैट्रिक्स लिख सकते हो। समझ में आया? इस तरह लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर इस तरह करोगे तो यहाँ लाइन लिखना होगा। अगर इस तरह करोगे सब जगह आपको डॉट 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 डालना होगा। ठीक है जी। अगेन यहाँ क्या है, 10 11 12। बस यही मेरा आर्गुमेंट मैट्रिक्स है। समझ में आ गया? इसमें फिर से इसको जीरो, इसको जीरो, इसको जीरो करेंगे तो हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। चलो ए और बी का हम लोग आर्गुमेंट मैट्रिक्स लिखते हैं। तो लिखो नाउ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स क्या है, ए बी। कैसे लिखेंगे छोटे, ये तो लिख लोगे ना, इसको पूरा लिखोगे, फिर इसमें लाइन खींच के इसको लिखोगे। हम लोग जल्दी से लिख लेते हैं, ठीक है? चलो हम लोग लिख लिए। अब सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, देखो ऊपर वाले टर्म को छोड़ के सबको जीरो बनाना है। तो यहाँ पर a11 को छोड़ के सबको जीरो बनाना होगा। तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, ये जितना टर्म यहाँ दिख रहा है ये सब जीरो होगा। कैसे जीरो करना है, बस उस चीज़ को समझ लेना है। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो बाय यूजिंग क्या करेंगे हम लोग, बस इसको देखना है। हम लोग जो है ये जितना टर्म है 2 3 4 5 जितना रो आपका दिख रहा है 1 को छोड़ करके, ठीक है, जितना भी रो है i इक्वल टू क्या है, जहाँ पहले मैं लिख देता हूँ, जहाँ पर i इक्वल टू हम लोग 2 3 4 ये सब यूज करने वाले हैं। ठीक, सब के लिए मैं लिख रहा हूँ। तो i समझना आप 2 समझने के लिए। तो जितना ये R2 है ना, इसमें इसको हटाना है। तो इसमें इसी को घटाएंगे तब हटेगा। तो इसको इस प्रकार चेंज करेंगे R2 को कि R2 में घटाना है, किसको घटाना है, R1 को घटाना है। अब सोचोगे भैया यहाँ तो A11 है, तो A11 से भाग दे दो, A11 से भाग दे दिए, तो यहाँ तो हट गया A11, यहाँ सिर्फ एक बचा। अब एक में इससे मल्टीप्लाई करोगे तब ना ये हटेगा। हाँ जी, ये बातें बिल्कुल सही लगी आपको ना। तो यहाँ पर A21 से भाग देना है, तो A21। और मैंने बताया था समझने के लिए, हम लोग I को 2 पढ़ रहे थे, बाकी सब समझ में आ गया होगा आपको। बट एक चीज़ ध्यान में रखना। क्या ध्यान में रखना है, ये A11 कभी जीरो नहीं हो सकता। तो A11 डज नॉट इक्वल टू जीरो। बस काम हो गया, ये सारा टर्म जीरो हो गया। तो इस टर्म को जीरो करेंगे, ये टर्म पूरा लिख लेते हैं हम लोग, बस इसको बाद में लिखेंगे। तो जल्दी से हम लोग यहाँ तक आते हैं, ठीक है? चलो जी लिखते हैं। अब देखो चेंज किस में आ रहा है, 2 R2 R3 R4 इसमें चेंज आ रहा है हमारा। तो उसको क्या लिखना है वो देखो। अब आप सोचोगे भैया अब हम क्या करें, R1 में इससे मल्टीप्लाई करें, फिर इसमें इसको घटाएंगे तो ये क्या होगा। कुछ नहीं, सिंपल सा इसको अलग कुछ मान लेना है, कोफिशिएंट कुछ अलग मान लेंगे, टेंशन सारा खत्म हो जाएगा। तो अभी A में है, इसको B के फॉर्म में मान लेते हैं। तो यहाँ A22 को हम लोग B22 लिख लेंगे, सारा टेंशन खत्म। B22 जितना है इसको उसी फॉर्म में रहना है, लेकिन A की जगह पर B लिख लेना है छोटे। हाँ जी, कितना आसान सा बात है। तो यहाँ पर क्या हो गया, B23 अगेन B2n, यहाँ पर क्या है B32, यहाँ पर B33 और यहाँ पर B3n। चलो जी, यहाँ पर BN2 BN3 BNN, चलो यहाँ तक कंप्लीट। अब ये सब भी चेंज होगा, इसको अलग फॉर्म में लिख लेते हैं। अभी B में है, इसको C में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो C2 C3 डॉट डॉट और CN। अब समझ लो एक बात, ये B अलग है, यहाँ सिर्फ 1 है, यहाँ 2 है, 2 3 है, तो ये दोनों अलग अलग है। ऐसा मत समझना ये B का ही संगत है, नहीं, वो अलग है, ये अलग है। ठीक, चलो अब यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, इसको जीरो बनाना है। किसके हेल्प से, इस R2 के हेल्प से जीरो बनाना है। तो वही करेंगे बाय यूजिंग। देखो बस इसको समझा, फिर इसको समझ लो छोटे, बाकी सारा काम आपका हो जाएगा। कुछ ज़्यादा ही लंबा वीडियो बन रहा है, कोई नहीं, आपको समझना है। बाय यूजिंग क्या करेंगे, हम सब के लिए लिखेंगे। किसके लिए लिखेंगे, I इक्वल टू 3 4 5 जितना है इस सब के लिए लिखना है हमको।
तो लिखो हम लोग आर आई को चेंज कर रहे हैं, आई को आप 3 मान के चलो, हम R3 को चेंज कर रहे हैं। किस प्रकार चेंज करेंगे R3 को? R3 में घटाना है, इस R3 में क्या करेंगे? घटाएंगे। किसको घटाएंगे? R2 को घटाएंगे। बट यहाँ पर B22 है, इसको पहले हटाओ तब घटाओ। बट यहाँ पर 32 है, तो 32 से पहले मल्टीप्लाई करो। तो क्या करना होगा? B32 इससे मल्टीप्लाई किए तब जाके घटाना है। तब इसका मतलब ये मेरा 0 हो जाएगा अगर ये फंडा वहाँ पर लगाएंगे तो। बट ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है हमको कि B22 कभी 0 नहीं हो सकता। दैट्स क्लियर। तो चेंज किस में आ रहा है? 3 4 5 इस जगह से चेंज आ रहा है। तो हम लोग जितना ऊपर में है सबको हूबहू लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आगे आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर हम लोग लिख लिए, ध्यान से देखोगे। अब तीसरा रो में हमको यहाँ पर चेंज होगा, ये मेरा 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा जब ये फंडा यहाँ पर लगेगा। तो इसके जगह पर 0 लिख लेते हैं हम लोग। चलो जी, यहाँ 0 यहाँ 0। अगेन जैसे ही ये टर्म लगाएंगे तो ये सब अलग वैल्यू घट बढ़ के कुछ ना कुछ अलग वैल्यू होगा। अब क्या वैल्यू होगा ये जाने से अच्छा है सिंपल सा, इसको कुछ अलग मान लेना। अभी बी में है, इसको सी में कन्वर्ट कर लेंगे। C33 C3n CN3 CNN। इसको लिखो, यहाँ क्या होगा? C33 C3n CN3 CNN। ये मेरा बन गया। और साथ ही साथ इधर भी चेंज होगा आपका। अब इधर C तो हम पहले से माने हुए थे, इसको D मान लो, D3, और ये आपका DN तक जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते चलेंगे, उतना लिखने की जरूरी नहीं है, सीधा यहाँ लिख दो कंटिन्यूइंग द प्रोसेस। ठीक है, और जितना भी एलिमेंट 0 हो रहा है वो इसके डायगोनल एलिमेंट के नीचे का टर्म 0 हो रहा है। A11 के नीचे सारा टर्म 0, B22 के नीचे सारा टर्म 0, C33 के नीचे सारा टर्म 0 होगा। मतलब ये जो डायगोनल है उसी टर्म के अनुसार जो है ये 0 होते चल रहा है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ऑल एलिमेंट्स। अच्छा, मैं लिख लेता हूँ वही चीज़ हम लोग यहाँ पर लिखे, डैट इज जितना भी डायगोनल एलिमेंट है वो लीड कर रहा है, और उससे जो बिलो हो रहा है, जो उससे नीचे का एलिमेंट है, एलिमेंट्स बिलो, ऑल एलिमेंट्स बिलो, उस सब को क्या कर रहा है? मेड टू 0 0 बना रहा है। ठीक है, यही क्रिया चलते रहेगा। उस कंडीशन में ए बी किस प्रकार दिखेगा वो हम लोग लिख लेते हैं। वी गेट ए बी आफ्टर ऑल दीज ऑपरेशंस एज ये सब, दैट इज जितना ऑपरेशन लगाने के बाद मेरा फाइनली जो ए बी है कुछ इस तरह दिखेगा। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह दिखेगा, ध्यान से आपको देखना है छोटे। ठीक, आप देख रहे होगे, क्या देख रहे होगे पता है? मैं आपको क्लियर करते चलता हूँ, नहीं तो फिर आपको समझने में दिक्कत होगा। यहाँ ए था, फिर यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी, इस तरह चलते चलेगा। अब बी का टर्म आया, फिर क्या होगा? सी का टर्म आएगा, फिर क्या होगा? डी का टर्म। इसी तरह चलते चलते जो है हमारा फिर अल्फा का टर्म आ जाएगा। कुछ अल्फा कुछ भी हो सकता है, इस तरह का टर्म आएगा। बाकी टर्म इधर 0 हो जाएगा, 0 0 0, इस तरह ये टर्म आपका 0 होते चलेगा। ठीक है जी, हाँ जी, ठीक है ठीक है ठीक है। और ये भी C3n, इस तरह ये टर्म बन जाएगा। अरे इसको तो भूल ही गए हम लोग, अरे भूलना नहीं है इसको। क्या होगा? B1 यहाँ, यहाँ C2, यहाँ D3, इसी तरह ये टर्म चेंज होते चलेगा। और लास्ट में क्या हो जाएगा? सोचो, यहाँ पर KN कुछ ऐसा बन जाएगा, हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? अब यहाँ से जो है हम लोग इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो फटाफट से हम लोग इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक बार देख भी लो आप, यहाँ A11 था, इसमें x1 से मल्टीप्लाई, इसमें x2 से मल्टीप्लाई, इसमें x3 से मल्टीप्लाई, इसी तरह का मल्टीप्लाई होते चलेगा और ये टर्म जो है आपका कन्वर्ट हो जाएगा। अब किसके कन्वर्ट हो जाएगा पता है ना आपको? ये बराबर हो जाएगा B1 के बराबर। बिल्कुल सही। इसी तरह सारा इक्वेशन आप लिख सकते हो, मैं लिख लेता हूँ। अच्छा, यहाँ बताओ क्या होगा? B22 x2, हाँ जी बिल्कुल सही, B23 x3, इसी तरह का ये टर्म बनेगा। और B2n xn इक्वल टू C2, इस तरह ये इक्वेशन मेरा बनते चलेगा और बनते चलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा छोटे? C33 x3 प्लस डॉट 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 C3n xn इक्वल टू D3। अगेन 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 अंतिम में क्या हो जाएगा बोलो छोटे? यहाँ हो जाएगा अल्फा nn xn इक्वल टू kn। अब यहाँ से बड़े आराम से xn का वैल्यू निकालेंगे, फिर ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे इसके ऊपर वाले टर्म में। जस्ट लाइक मैं बताता हूँ आपको, मैं यहाँ पर हम लोग एक लैंग्वेज भी लिख लेते हैं जो लास्ट इक्वेशन है। तो फ्रॉम लास्ट इक्वेशन ऑफ द सिस्टम,
जो इस सिस्टम है, इस सिस्टम का लास्ट इक्वेशन को हम लोग इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं कि वी गेट, हम लोग प्राप्त कर सकते हैं कि अल्फा एन बराबर हो जाएगा के एन बटे अल्फा एन एन। अल्फा एन बराबर होगा, अरे एक्स एन बराबर हो जाएगा, हम भी क्या क्या बोल रहे हैं, एक्स एन का वैल्यू निकल गया के एन बटे अल्फा एन एन, यहाँ से एक्स एन निकला। इसी तरह हम लोग एक्स एन से ऊपर वाला टर्म एक्स एन माइनस वन, एक्स एन माइनस टू, इसी तरह हम लोग निकालते निकालते एक्स थ्री, एक्स टू, एक्स वन भी निकाल सकते हैं। तो हो गया बाय, यहीं से लिख दो, बाय बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो है हम लोग वी सॉल्व किसको सॉल्व कर सकते हैं, एक्स एन को सॉल्व कर सकते हैं, एक्स एन माइनस वन को सॉल्व कर सकते हैं, एक्स एन माइनस टू को सॉल्व कर सकते हैं, इसी तरह एक्स थ्री, एक्स टू, एक्स वन सब को सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग का ये थ्योरी कंप्लीट हो गया। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करते थे। हाँ जी, अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाओ, वो वीडियो देखो, आपको भली भांति अच्छे से समझ में आएगा कि हम लोग किस प्रकार से रिलैक्सेशन मेथड और फिर आपका गॉस एलिमिनेशन मेथड, इस मेथड से किस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व किया करते थे, वो सब कुछ आपको भली भांति समझ में आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और अगले वीडियो में हम लोग हो सकता है प्रोबेबिलिटी देखेंगे। ठीक है, हाँ जी, प्रोबेबिलिटी ही देखेंगे, बाकी जो बचा कुछ है क्वेश्चन वो आप कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।